नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। 31 राठौर हवेली और रुद्रम की तड़प। अपनी और यूं देखा प्रकार हुकुम सा, यानी कि रुद्रम नंदनी की ओर देखकर मुस्कुरा देता है। उसे फिर से मुस्कुराता हुआ देखकर नंदनी बेहद दीवानगी के साथ उसे देखने लगती है, और वैसे ही रुद्रम की आंखों में देखते हुए कहती है, आपकी आंखें बेहद प्यारी है, इन आंखों में डूब जाने का दिल करता है, और आपकी यह मुस्कुराहट तो मैं अपनी जान वर गई। नंदनी की बातों में वह चाहत थी जिसे महसूस करके रुद्रम यानी हमारे हुकुम साथिया के सुकून से बंद हो जाती है, और वह वैसे ही नंदनी के करीब बढ़ता है और उसे अपनी बाहों की घेरे में कैद कर रही होता है। नंदनी भी वैसे ही रुद्रम की बाहों में कैद हो जाती है, और उसके कानों में रुद्रम की मैग्नेटिक वॉइस आती है, आप और आपकी बातें आज भी नहीं बदली हुकुम रानी सा, आज भी आप वैसे ही मेरे लिए अपनी दीवानगी रखते हैं। रुद्रम की बातें सुनकर नंदनी रुद्रम की बातों का जवाब देते हुए कहती है, बिल्कुल, कल भी आप मेरे थे, आज भी आप मेरे, और हमेशा आप मेरे रहेंगे हुकुम सा। कल भी मेरी दीवानगी आपके प्रति बहुत ज्यादा थी, और आज भी आपके प्रति मेरी दीवानगी बेइंतहा है और हमेशा रहेगी। अचानक ही नंदनी की बातों में हुकुम रानी सा, असली हुकुम रानी सा की झलक आ जाती है, जिसे मीरा महसूस नहीं कर पाती, लेकिन रुद्रम साफ साफ महसूस कर लेता है। वह भले ही रुद्रम की ख्यालों में थी, लेकिन अपने आसपास रुद्रम को वह महसूस कर सकती थी। हुकुम रानी सा की दीवानगी किसने नहीं देखी थी हुकुम सा के प्रति, और हुकुम सा की भी दीवानगी सभी ने देखी थी हुकुम रानी सा के प्रति। दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और दोनों ही एक दूसरे के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकती थी। इस बात की गवाह उनकी मोहब्बत थी और ये दुनिया थी। लेकिन अब इस जन्म में किसकी दीवानगी चक्कर की होगी यह बता पाना मुश्किल है, लेकिन दोनों की दीवानगी बेइंतहा होगी ये तो पक्की बात है। दोनों का ही इश्क सर चढ़कर बोलेगा, और दोनों की ही दीवानगी सर चढ़कर बोलेगी। अगले ही पल नंदनी के दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है, जिससे नंदनी अपने होश में आती है और अपनी नजरें इधर उधर घूमकर देखती है, तो ना वहां पर हुकुम सा मौजूद थे। ये देखकर नंदनी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह पल भर में गायब हो जाती है। वह समझ जाती है कि यह कुछ और नहीं उसका ख्याल था। वह ख्यालों में ही अपने हुकुम सा को सोच रही थी, और अपना सर नाम हिलती है और अपने कदम रूम के गेट की तरफ बढ़ा देती है। मेरा जब गेट ओपन करती है तो वहां पर एक नौकरानी खड़ी थी, जो कि उसे याद दिलाने आई थी कि नंदनी को मेडिसिन लेनी है। नंदनी भी अपना सर हिलाती है और फिर अपना कदम अपने रूम की तरफ करके मेडिसिन लेती है। मेडिसिन लेने के बाद वह वही बेड पर लेट जाती है, और जो कुछ अभी हुआ वह सब सोचते सोचते वह सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम का ऑफिस। रुद्र में इस वक्त अपनी ऑफिस में मौजूद था और वह अपने काम में लगा हुआ था। वह जब अपनी नजरें उठाकर घड़ी की तरफ देखा है तो इस वक्त रात के 10 बजे बज चुके थे, और वह अभी तक ऑफिस में ही था। असल में जल्द ही एक नया प्रोजेक्ट उसे हासिल करना था, इसलिए वह इतनी मेहनत कर रहा था। रुद्र एक नज़र घड़ी को देखकर गहरी सांस लेता है, और फिर अपने लैपटॉप को देखा है, जो कुछ ही थोड़ा काम बाकी था, इसलिए वह सोचता है कि बाकी सारा काम भी कंप्लीट कर ले। रुद्रम फिर से अपने काम में लग जाता है। अभी उसे काम में लगे हुए तकरीबन आधा घंटा ही हुआ था कि उसे पायलों की आवाज आती है, और उसी के साथ चूड़ियों की खनकने की आवाज सुनाई देती है। उन चूड़ियों की आवाज को रुद्रम बहुत अच्छे से पहचानता था, और पायलों की छन छन से ही तो उसके दिल की धड़कनें शोर करने लगती थी। रुद्रम पहले तो इग्नोर करता है, ये सोचकर कि उसका भ्रम है। वह सोचता है कि फिर से उसे अपने सामने हुकुम रानी सा दिखाई देंगे, इसलिए वह अपने काम पर फोकस करने लगता है। लेकिन जो चूड़ियों की खनकना और पायलों की छन छन की आवाज आ रही थी वह काफी नजदीक आ जाती है, मतलब काफी नजदीक से आवाज आने लगती है, जिससे रुद्रम का अपने काम पर से कंसंट्रेट है रहा था।
लेकिन रुद्र फिर भी अपने काम में लगा रहता है कि तभी एक गोरा हाथ जिसकी कलाइयों में लाल हरी चूड़ियां भरी हुई थी, वह चूड़ियों से भरा हाथ जाकर रुद्रम के लैपटॉप को बंद कर देता है और लैपटॉप बंद होते ही रुद्रम की निगाह उसे दिशा में जाती है जहां से यह हाथ आया था। उसके सामने उसकी हुक्मरानी सा खड़ी थी जो इस वक्त लाल और हेयर कलर के राजस्थानी लहंगे और चोली में खड़ी थी और दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। बाल खुले हुए थे और हल्के गीले भी थे और उन बालों से टपकता पानी उनकी लहंगे की चोली को भीग रहा था। वह गोरा रंग जिन पर ठहरी पानी की बूंदें और भी आकर्षक बना रही थी। मांग में भर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, नाक में बड़ी सी नथिया, गले में हैवी ज्वेलरी पहनी थी। यह राजस्थानी के राजाओं महाराजाओं के यहाँ का रिवाज था पुराने टाइम में कि काफी हैवी ज्वेलरी पहनना करती थी और नाक में नथिया भी रहती थी हर वक्त। और उन लहंगे पर की गई कारीगरी काफी बारीकी से की गई थी। रुद्रम हुकुम रानीसा को अपने सामने ऐसे देखकर मानो अपना होश खो बैठा था और वह कुछ कहता है या करता कि उसके कानों में हुकुम रानीसा की गुस्से भरी आवाज आती है। आप कब सुधरेंगे? आपकी आदत कब जाएगी? इतनी रात तक जगना और जाकर इतनी देर तक काम करना यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हुकुम सा, आपको कितनी बार समझनी पड़ेगी यह बात? हुकुम रानीसा की बातों में नाराज की साफ महसूस करके हुकुम सा मुस्कुरा देते हैं और वह अपना हाथ बढ़ाकर हुकुम रानीसा के हाथ को पकड़ते हैं और तुरंत खींच लेते हैं जिससे हुकुम रानीसा रुद्रम की बाहों में खींची चली जाती है और रुद्र हुकुम रानीसा को अपनी बाहों में संभाल के बैठा लेता है और बड़ी ही शिद्दत के साथ हुकुम रानीसा को देखते हुए कहता है, आप कब तक मेरे ख्यालों में आती रहेगी हुकुम रानीसा? वह दिन कब आएगा जब मेरे सामने ऐसे सच में सामने होगी? हुकुम रानीसा रुद्रम की बातों को समझते हुए कहती हैं, जब आप हमें अपना बना कर लेंगे हो हुकुम सा, तब हम आपके सामने सच में होंगे। रुद्रम वैसे ही नंदनी की आंखों में देखते हुए कहता है, और वह दिन कब आएगा जाना? और नंदनी वैसे ही रुद्रम की आंखों में जवाब देते हुए कहती है, जब मेरी और आपकी मुलाकात होगी। रुद्रम भी नंदनी से सवाल करते हुए कहता है, आपकी और मेरी मुलाकात कब होगी जाना? नंदनी रुद्रम की बातों का जवाब देते हुए कहती है, जब आप चाहेंगे हुकुम सा। नंदनी का जवाब सुनकर रुद्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और रुद्र दोबारा से सवाल करते हुए मीरा से कहता है, मतलब मेरे चाहने से आप मिलेंगे, खुद के चाहने से नहीं मिलने वाली हैं आप हमसे? रुद्रम की बातों का मतलब समझते हुए नंदनी रुद्रम से कहती है, पहले आप हमारे सामने तो लिए तभी तो हम आपसे मिल पाएंगे। नंदनी के जवाब पर रुद्रम के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है और वह नंदनी को काफी शिद्दत के साथ देखते हुए कहता है, इंतजार बहुत भारी पड़ रहा है जाना हमारे ऊपर। हम आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं और आप भी हमसे मिलने के लिए तड़प रही है। रुद्रम ने यह बात दीवानगी के साथ नंदनी की आंखों में देखते हुए कही थी और नंदनी भी अपनी आंखों में जुनून लिए रुद्रम की तरफ देख रही थी। दोनों इस वक्त अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए एक दूसरे की आंखों में काफी शिद्दत के साथ देख रहे थे। हर जगह बस शांति थी और उसे शांति में दोनों की दिल की धड़कनें बातें कर रही थी एक दूसरे से। जानता था उसके सामने बैठी उसकी जाना असल में तो नहीं है, उसका भ्रम है, लेकिन फिर भी हूँ उसकी आंखों में खुद को डूबने से रोक नहीं पा रहा था, उसके करीब बढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह जानता था उसकी जाना उसके सामने नहीं है, हकीकत में सिर्फ और सिर्फ उसका भ्रम है, उसकी सोच है। लेकिन कहते हैं ना, दिल पर किसका जोर, जब सामने महबूब होती भले से ही वह भ्रम हो आपका। रुद्रम भी अपने दिल को काबू कर नहीं पा रहा था, वह अपने दिल को समझा रहा था लेकिन उसका दिल समझने को तैयार नहीं था। वह अपनी गर्दन नंदनी की तरफ झुकने लगता है और मेरा रुद्रम की गर्दन अपने तरफ झुकते हुए महसूस करके वह भी अपनी गर्दन दूसरी तरफ झुकने लगते हैं। झुकता झुकता मीरा की गर्दन टेबल के डिस्क से टकराती है और रुद्रम ये चीज जैसे ही महसूस करता है वह अपने हाथ मीरा के करके नीचे रख देता है जिससे नंदनी का सर टेबल डेस्क से टकराया। रुद्रम भी नंदनी की तरफ झुकते हुए उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगता है। उसकी वह गीले बाल से आ रही मनमोहन खुशबू न जाने क्यों रुद्रम की दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। अचानक ही आगे बढ़कर नंदनी रुद्रम के सीने से लपट जाती है और वही रुद्र उसे अपने सीने से लगा लेता है। रुद्रम अपनी आंखें बंद करके उसे चेयर से टिका देता है और मेरा भी अपने दोनों हाथ में से एक हाथ रुद्रम की कमर पर रखती है तो दूसरा उसके चेस्ट पर रखकर आराम से बैठ जाती है और उसके चेस्ट पर अपना सर रखकर आराम से आंख बंद करके लेट जाती है। और रुद्रम भी नंदनी को एक हाथ से थामे हुए उसकी कमर, दूसरे हाथ उसके बालों में था मीरा के।
और वह भी नंदनी को सीने से लगाए हुए वैसे ही अपना सर चेयर की हेड रेस्ट से टिककर आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद ही रुद्रम के केबिन के डोर पर नाक की आवाज आती है, जिससे रुद्रम अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले अपनी बाहों को चेक करता है, जो कि अब खाली थी, वहां कोई भी नहीं था। इसलिए वह अपनी आंखें खोलकर अपना सर नामे हिलता है और अपनी चेयर पर सही से बैठ जाता है और अपनी ठंडी आवाज में अंदर आने को कहता है। डोर पर इस वक्त कोई और नहीं विष्णु और कार्तिक थे, जो दोनों रुद्रम को याद दिलाने आए थे कि अब 11 बजे बज चुके हैं, घर जाना है। रुद्रम भी अपना काम समेटकर उन दोनों के साथ ऑफिस से निकल जाता है। राठौर हवेली। राठौर विला भी दिखने में बहुत बड़ा था, तकरीबन राजावत विलास से थोड़ा बड़ा था। राजस्थान में एक राठौर परिवार का और एक राजावत परिवार का बहुत बड़ा नाम था और उनके दुश्मन एक ही थे, वह थे रायजादा परिवार। उनकी आपसी दुश्मनी हमेशा से रही है। ये कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। उसकी भी कुछ खास वजह है जो आगे चलकर पता चलेगी। राठौर हवेली। संगमरमर के पत्थर से बना यह मिला बेहद खूबसूरत था। बड़े से गेट से इंटर होते हुए एक कार आकर एंट्रेंस गेट पर रुकती है और वह गेट हवेली के अंदर का था। उसे कर में से एक ड्रॉप दर पर्सनैलिटी से एक बॉडीगार्ड और एक लगभग 55 से 60 वर्ष का आदमी उतरता है और उसे कर की बैक सीट का डोर ओपन होता है। उसमें से तकरीबन 50 से 55 साल के आदमी निकलते हैं, जिन्होंने इस वक्त एक 3 पीस सूट पहन रखा था और वह उन्होंने अपनी बॉडी को काफी अच्छे से फिट कर रखा था। देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह 50 से 55 साल के हैं, बल्कि उनको देखकर ये लग रहा था 50 साल के अंदर की ही उनके आगे होगी। वह अपनी एटीट्यूड के साथ चलते हुए अपने कदम राठौर हवेली के अंदर रखते हैं। राठौर हवेली में इंटर करते ही सबसे पहले तो लिविंग हॉल था, जहां बहुत सारे सोफे रखे हुए थे जिनका कलर गोल्डन और व्हाइट कलर का था और उसे हाल में काफी बड़े बड़े 3-4 झूमर लगे हुए थे और हाल के साइड ही 2 सीढ़ियां गई थी, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से। वह दोनों सीढ़ियां सेकंड फ्लोर पर जाती थी और लिविंग हॉल के बाद ही डाइनिंग टेबल था जो बहुत बड़ा था। उसी के बाद किचन था और वही नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कम से कम कर रूम थे और सेकंड फ्लोर पर भी कम से कम 4 से 5 रूम थे। थर्ड फ्लोर पर भी 3 रूम थे, लेकिन वहां जाना हर किसी को माना था और वह क्यों था वह आगे चलकर पता चलेगा। वह शख्स अपना कम लिविंग हॉल में लेकर आते हैं तो अपने सामने खड़े अपने पिताजी को देखकर उनके कदम ठिठक जाते हैं। उनके चेहरे पर जो अब तक एक रौब झलक रहा था, वह अपने पिताजी को देखकर थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि उनके पिताजी उनसे क्या सवाल करने वाले हैं। इसलिए वह अपने पिताजी को एक नज़र देखकर अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ने वाले होते हैं कि उनके कानों में एक कमजोर मगर दमदार आवाज पड़ती है, खबरदार, जो अगर हमारे सवालों का जवाब दिए बिना अपने अपने एक कदम बढ़ाया तो। वही वह शख्स जो अंदर आए थे वह अपने पिताजी की तरफ देखते हैं और बड़े ही नरमियत और तहजीब के साथ कहते हैं, पिताजी, आप जानते हैं कि आपके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, फिर भी आप मुझे हर बार वही सवाल क्यों करते हैं पिताजी। वह बुजुर्ग आदमी अपने सामने खड़े इंसान की बात सुनकर गुस्से में अपनी छड़ी पटकते हुए कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारी बातों का कि तुम्हें अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं है? वह यहाँ आ चुका है लेकिन हमसे मिलने अभी तक नहीं आया है। कैसे आप हो तुम कि तुम्हें अपनी बेटी की खबर नहीं है? वही वह आदमी अपने पिताजी की इतने गुस्से भरी आवाज सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि वह आज भी अपने पिताजी की गुस्से भरी आवाज सुनकर डर जाया करते थे। लेकिन एक उनका बेटा है जो कभी उनकी नहीं सुनता था, यह उन्होंने अपने मन में सोचा। वह जान चुके थे कि अपने दांत खाने से कोई नहीं रोक सकता था, इसलिए वह अपने पिताजी की राइट साइड की तरफ देखते हैं, जो कि वहां पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी जिनकी उम्र तकरीबन 60 से 70 के बीच में होगी। वही बुजुर्ग महिला जब उसे शख्स की ओर देखती है तो अपनी गर्दाना में हिला देती है, जैसे वह कहना चाह रही हूँ कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, तुम जानो, तुम्हारा बाप जाने। वेल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और कमेंट जरूर करेगा। इस कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा है चैप्टर और कैसी लग रही है कहानी आप सबको। 32 दयानंद जी का अभिनंदन जी पर गुस्सा करना और राठौर हवेली। राठौर हवेली। राठौर विला भी दिखने में बहुत बड़ा था, तकरीबन राजावत विलास से थोड़ा बड़ा था। राजस्थान में एक राठौर परिवार का और एक राजावत परिवार का बहुत बड़ा नाम था और उनके दुश्मन एक ही थे, वह थे रायजादा परिवार। उनकी आपसी दुश्मनी हमेशा से रही है। ये कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। उसकी भी कुछ खास वजह है जो आगे चलकर पता चलेगी। राठौर हवेली।
संगमरमर के पत्थर से बना यह मिला बेहद खूबसूरत था। बड़े से गेट से इंटर होते हुए एक कार आकर एंट्रेंस गेट पर रुकती है और वह गेट हवेली के अंदर का था। उसे कार में से एक ड्रॉप दर पर्सनैलिटी से एक बॉडीगार्ड और एक लगभग 55 से 60 वर्ष का आदमी उतरता है और उसे कार की बैक सीट का डोर ओपन होता है। उसमें से तकरीबन 50 से 55 साल के आदमी निकलते हैं जिन्होंने इस वक्त एक 3 पीस सूट पहन रखा था और वह उन्होंने अपनी बॉडी को काफी अच्छे से फिट कर रखा था। देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह 50 से 55 साल के हैं, बल्कि उनको देखकर ये लग रहा था 50 साल के अंदर की ही उनके आगे होगी। वह अपनी एटीट्यूड के साथ चलते हुए अपने कदम राठौर हवेली के अंदर रखते हैं। राठौर हवेली में इंटर करते ही सबसे पहले तो लिविंग हॉल था, जहां बहुत सारे सोफे रखे हुए थे जिनका कलर गोल्डन और वाइट कलर का था और उसे हाल में काफी बड़े बड़े 3-4 झूमर लगे हुए थे और हाल के साइड ही 2 सीढ़ियां गई थी, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से। वह दोनों सीढ़ियां सेकंड फ्लोर पर जाती थी और लिविंग हॉल के बाद ही डाइनिंग टेबल था जो बहुत बड़ा था, उसी के बाद किचन था और वही नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कम से कम कर रूम थे और सेकंड फ्लोर पर भी कम से कम 4 से 5 रूम थे। थर्ड फ्लोर पर भी 3 रूम थे, लेकिन वहां जाना हर किसी को माना था और वह क्यों था वह आगे चलकर पता चलेगा। वह शख्स अपना कम लिविंग हॉल में लेकर आते हैं तो अपने सामने खड़े अपने पिताजी को देखकर उनके कदम ठिठक जाते हैं। उनके चेहरे पर जो अब तक एक रौब झलक रहा था वह अपने पिताजी को देखकर थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि उनके पिताजी उनसे क्या सवाल करने वाले हैं। इसलिए वह अपने पिताजी को एक नज़र देखकर अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ने वाले होते हैं कि उनके कानों में एक कमजोर मगर दमदार आवाज पड़ती है, खबरदार, जो अगर हमारे सवालों का जवाब दिए बिना अपने अपने एक कदम बढ़ाया तो। वही वह शख्स जो अंदर आए थे वह अपने पिताजी की तरफ देखते हैं और बड़े ही नरमियत और तहजीब के साथ कहते हैं, पिताजी, आप जानते हैं कि आपके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, फिर भी आप मुझे हर बार वही सवाल क्यों करते हैं पिताजी। वह बुजुर्ग आदमी अपने सामने खड़े इंसान की बात सुनकर गुस्से में अपनी छड़ी पटकते हुए कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारी बातों का कि तुम्हें अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं है? वह यहाँ आ चुका है लेकिन हमसे मिलने अभी तक नहीं आया है। कैसे आप हो तुम कि तुम्हें अपनी बेटी की खबर नहीं है? वही वह आदमी अपने पिताजी की इतने गुस्से भरी आवाज सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि वह आज भी अपने पिताजी की गुस्से भरी आवाज सुनकर डर जाया करते थे। लेकिन एक उनका बेटा है जो कभी उनकी नहीं सुनता था, यह उन्होंने अपने मन में सोचा। वह जान चुके थे कि अपने दांत खाने से कोई नहीं रोक सकता था, इसलिए वह अपने पिताजी की राइट साइड की तरफ देखते हैं, जो कि वहां पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी जिनकी उम्र तकरीबन 60 से 70 के बीच में होगी। वही बुजुर्ग महिला जब उसे शख्स की ओर देखती है तो अपनी गर्दाना में हिला देती है, जैसे वह कहना चाह रही हूं कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, तुम जानो तुम्हारा बाप जाने। वह शख्स अपनी माँ की तरफ दया भरी नजरों से देखते हैं कि शायद उनकी माँ बचा ले, लेकिन उनकी माँ भी उनकी नजरों को इग्नोर कर देती है और दूर जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वही जो में और लोग भी मौजूद थे। तो हो जाए इंट्रोडक्शन। योजक चिन्ह। तो ये बुजुर्ग आदमी जो है वह कोई और नहीं रुद्रम के दादाजी हैं, जिनका नाम है दयानंद सिंह राठौर और उनकी बेगम साहिबा का नाम है सरस्वती सिंह राठौर। इनके 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, कुल मिलाकर 6 बच्चे हैं इनके। सबसे बड़े हैं अभिनंदन सिंह राठौर और उनकी बेगम साहिबा है स्वस्तिका सिंह राठौर। इनके 2 बच्चे हैं, एक रुद्रम सिंह राठौर जो हमारे हीरो हैं और दूसरे अहीर सिंह राठौर। दूसरे बेटे हैं सक्षम सिंह राठौर और उनकी बेगम साहिबा है सरला सिंह राठौर। इनके भी 2 बच्चे हैं और दोनों लड़के हैं। उनके दोनों लड़कों का नाम है विराज सिंह राठौर और दूसरा कृष्ण सिंह राठौर। तीसरे बेटे हैं अभिराज सिंह राठौर और उनकी बेगम साहिबा है आलिया सिंह राठौर। इनकी 2 लड़कियां हैं और दोनों लड़कियों का नाम है श्रेया और निया। चौथे बेटे का नाम है अर्जुन सिंह राठौर और उनकी बेगम साहिबा है अर्चना सिंह राठौर और इनका एक बेटा है जो तकरीबन 15 साल का है और उसका नाम है वैभव सिंह राठौर। बड़ी बुआ का नाम है स्वाति सिंह रायजादा। ये रायजादा खानदान की बहू है और इनका अब राठौर परिवार से कोई रिश्ता है या नहीं ये तो आगे चलकर पता चलेगा। दूसरी हुआ कौशल्या मल्होत्रा है, ये भी अपने ससुराल में रहती हैं और उनके एक ही लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है और यह भी अपने परिवार में अपने ससुराल में खुश है और उनकी बेटी भी अपने परिवार और अपने ससुराल में बेहद खुश है। कौशल्या मल्होत्रा के हस्बैंड का नाम है गिरीश मल्होत्रा। ये भी राजस्थान के जाने माने बिजनेसमैन है, लेकिन राठौर परिवार और राजावत परिवार के जितना नहीं।
बड़ी बुआ जिनका नाम स्वाति सिंह रायजादा है, वह तो इस फैमिली में आती जाती रहती है, लेकिन उनके ससुराल वालों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वह अपने मायके जाती है। और इन लोगों की मिस्ट्री सस्पेंस क्या है, वह आगे चलकर जानेंगे। योजक चिन्ह। दयानंद जी किसी और को नहीं, अपने बड़े बेटे अभिनंदन जी को डांट रहे थे, क्योंकि वह उनके साहिबजादे मतलब कि रुद्रम राजस्थान में तो आ चुके थे, लेकिन राठौर हवेली अभी तक नहीं आए थे, जिससे दादाजी काफी नाराज थे। नाराज तो घर में सभी लोग थे, लेकिन क्या कर सकते हैं जब रुद्रम अपनी मर्जी का मालिक था। तो अभिनंदन जी सर झुकाकर वहीं खड़े हो जाते हैं और दयानंद जी वही छड़ी पड़े अभी भी खड़े थे, और उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वह तेज आज भी था उनके चेहरे पर, जो कभी उनकी जवानी में हुआ करता था। बड़ी बड़ी मुछे चेहरे पर दाढ़ी, आज भी उनका रौब वही था। हाल में मौजूद सभी लोग खड़े थे, यहाँ तक कि रुद्रम की बुआ भी आई हुई थी। आज रुद्रम का जिक्र सुनकर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, रुद्रम किसी से मिलने नहीं आया था, और यह बात सबको पता चल चुकी थी कि रुद्रम यहाँ है, और 2 दिन बाद वह पार्टी रखी है उसने। अभी कोई कुछ कहता या करता, बाहर से कई सारी गाड़ियों की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। हाल में मौजूद सभी लोगों के कानों में कर की हॉर्न की आवाज जाती है, जिससे सभी हवेली के एंट्रेंस की तरफ देखने लगते हैं। कुछ ही वक्त में विष्णु और कार्तिक के साथ रुद्रम अपने एटीट्यूड के साथ चलते हुए अंदर आता है। रुद्रम अभी दहलीज पर करता कि तभी उसके कानों में दादी जी की आवाज पड़ती है, जो उसे दहलीज पर ही रुकने के लिए कह रही थी। दादी जी के ऐसे रोकने पर रुद्रम अपनी निगाह उठा दादी जी की तरफ देखा है, तो दादी जी उसकी माँ को इशारा करती है कि जाकर मंदिर से आरती की था लेकर आए। आखिर रुद्र इतने अरसे बाद घर आ रहा था, तो उसकी आरती तो उतरनी बनती थी ना। अस्वस्तिका की थाली लेकर आगे आता है और रुद्रम को नम आंखों से देखने लगती है। रुद्रम भी अपनी माँ को देखा है, तो उनकी आंखों में नमी देखकर रुद्रम अपना हाथ आगे बढ़कर अपनी माँ की आंखों में आई नमी को साफ करता है, और फाइनली आरती उतारने के बाद और तिलक होने के बाद रुद्रम अंदर आता है, अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है और उनके गले लग जाता है। अस्वस्तिका जी भी काफी इमोशनल हो गई थी अपने बेटे को इतने सालों बाद देखकर, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करती है और प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरती है। रुद्रम अपनी माँ से अलग होकर अस्वस्तिका जी के माथे को बड़ी शिद्दत के साथ चलता है और फिर अपने कदम अपने दादाजी की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रम को अपने सामने देखकर दादाजी दादी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और वही अभिनंदन जी के चेहरे पर सुकून उतर आता है, कम से कम उन्हें अब डांट तो नहीं पड़ेगी। अभिनंदन जी अपनी बेगम साहिबा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें संभालने लगते हैं, क्योंकि अभिनंदन जी जानते थे कि अस्वस्तिका जी रुद्रम से कितना प्यार करती है, क्योंकि उन दोनों की पहले औलाद रुद्रम था। और वही रुद्रम अपने कदम दादाजी की तरफ बढ़ता है, और दादाजी के पास पहुंचकर वह झुककर उनके आशीर्वाद लेता है, और फिर दादी जी को भी देखकर उनका आशीर्वाद लेता है। उसे लिविंग हॉल में जितने लोग बड़े थे उन सभी का आशीर्वाद लेने के बाद रुद्रम एक सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पर चढ़ाई बड़ी शान के साथ बैठ जाता है। रुद्रम को बैठता देखकर सभी के चेहरे पर सुकून उतरता है, और वह लोग भी लिविंग हॉल में लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। रुद्रम के सोफे के पास एक साइड में कार्तिक खड़ा था, तो दूसरे साइड में विष्णु खड़ा था। रुद्रम के चेहरे की एक्सप्रेशन बिल्कुल ना के बराबर थे, और वह बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ अपने सामने मौजूद अपने परिवार वालों को देख रहा था। किसी के चेहरे पर नाराजगी थी तो किसी के चेहरे पर खुशी थी, तो उस हाल में एकदम शांति छाई हुई थी, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। अगर वहां पर एक सी भी गिरती तो सबके कानों में उसे सी के गिरने की आवाज बखूबी महसूस की जा सकती थी। अभी कोई कुछ भी कहता उससे पहले सभी के कानों में एक बूढ़ी मगर दमदार आवाज पड़ती है। यह आवाज किसी और की नहीं, दादाजी की थी, जो रुद्रम की तरफ देखते हुए अपनी बात नाराजगी के साथ कहते हैं। रुद्रम, आप 2 दिन तक कहाँ थे? जब आप आ चुके थे राजस्थान, तो आप यहाँ क्यों नहीं आए? दादाजी के साथ सभी को इस सवाल का जवाब सुनना था, क्योंकि सभी जानते थे कि रुद्रम सिर्फ दादाजी के ही सवालों का जवाब देगा। अभी सबके दिमाग में यही बातें चल रही थी कि तभी सभी के कानों में एक कर्कश आवाज सभी के कानों में पड़ती है। मैं यहाँ अपने प्राइवेट विला में रुका हुआ था दादाजी, मुझे कुछ काम था और मैंने सोचा उसे काम को पहले खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद घर आते हैं। रुद्रम का जवाब सुनकर दादाजी पुरसुकून के साथ गहरी सांस लेते हैं और सभी को देखते हुए अपनी नजरें अपनी बड़ी बहू अस्वस्तिका जी की तरफ करते हैं और उनसे कहते हैं, बड़ी बहू, डिनर का वक्त हो गया है, चलिए डिनर लगाए।
10 बजे तक तो सभी राठौर विला में डिनर कर लेते थे, लेकिन आज अभिनंदन जी को आने में देर हो गई थी, इसलिए सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इसलिए अभी 11:30 बज चुके थे और राठौर परिवार का एक रूल था कि सब लोग एक साथ में ही खाना खाएंगे। इसलिए सभी लोग एक दूसरे का इंतजार करते थे और घर का रूल भी था कि सारे मर्द 10 बजे से पहले घर में आ जाएं, और ताकि घर के 10 बजे तक सभी लोग खाना खा सके और घर की औरतें जो सुबह भर से उठी रहती है उनको भी आराम करने का वक्त मिल जाए। लेकिन कभी कभार देरी हो जाती है, इसलिए दादाजी भी यह चीज पर सख्ती नहीं करते थे इतनी। खैर, सभी लोग अपने कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा देते हैं। डाइनिंग टेबल भी काफी बड़ा था। राठौर परिवार राजस्थान का बड़ा रईसी परिवार था। सभी लोग एक एक करके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और सभी लोग एक साथ शांति के साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सब लोग लिविंग हॉल में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद जब सब घड़ी में वक्त देखते हैं तो 12 बज चुके थे, 12 के पर ही हो रहे थे। इसलिए सभी अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा देते हैं। रुद्रम भी अपना कम थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ा देता है। राठौर हवेली में थर्ड फ्लोर किसी और का नहीं, रुद्रम का था। उसे फ्लोर पर शिवाय स्वस्तिका जी के जाने के अलावा किसी और की जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि रुद्रम को पसंद नहीं था कि उसकी प्राइवेसी में कोई भी खलल करे। इसलिए वहां पर बस 3 ही रूम था। एक रूम जिसमें पेंटिंग और म्यूजिक रूम दोनों था, और दूसरा रुद्रम का बेडरूम था, और तीसरा रुद्रम का जिम रूम था। रुद्रम अपने रूम में जाता है और जाकर सबसे पहले फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वह वापस अपने रूम में आता है और लेते ही वह किसी गहरी सोच में डूब जाता है। वही अभिनंदन जी और अस्वस्तिका जी का रूम। अभिनंदन जी इस वक्त व्हाइट कुर्ते और पजामे में थे और अस्वस्तिका जी इस वक्त मैरून कलर की नाइटी में थी। और अभिनंदन जी इस वक्त अस्वस्तिका जी को गले लगाए हुए थे और अस्वस्तिका अभिनंदन जी को खुद से दूर कर रही थी। लेकिन अस्वस्तिका जी के काफी कोशिश करने के बाद भी अभिनंदन जी उससे दूर नहीं हो रहे थे। इसलिए अस्वस्तिका जी अभिनंदन जी को उनकी मनमानी करने देती हैं कि तभी भी उनके रूम में कोई बेधड़क चला आता है और अपने सामने का नजारा देखकर तुरंत पलट जाता है और वापस उस रूम से निकालकर अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देता है। वही थोड़ी देर बाद अस्वस्तिका जी अपने सामने खड़े अभिनंदन जी को देख रही थी, जो मासूम सी शक्ल बनाए उन्हें देख रहे थे और एक जगह पर खड़े हुए थे। स्वस्तिका जी अभिनंदन जी की देखते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में कहती है, बूढ़े हो गए हैं लेकिन अभी भी रोमांस करने का भूत नहीं उतरा है आपका। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी करने की उम्र है और यह खुद अभी जवानी में जी रहे हैं। अभिनंदन की नाराजगी से अस्वस्तिका जी की तरफ देखते हैं और आगे की बात कहते हैं, जिससे अस्वस्तिका जी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। 33 हस्बैंड्स का अपने रूम से अपनी पत्नी द्वारा निकल जाना। उस हाल में एकदम शांति छाई हुई थी, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। अगर वहां पर एक सी भी गिरती तो सबके कानों में उसे सी के गिरने की आवाज बखूबी महसूस की जा सकती थी। अभी कोई कुछ भी कहता उससे पहले सभी के कानों में एक बूढ़ी मगर दमदार आवाज पड़ती है। यह आवाज किसी और की नहीं, दादाजी की थी, जो रुद्रम की तरफ देखते हुए अपनी बात नाराजगी के साथ कहते हैं, रुद्रम आप 2 दिन तक कहाँ थे? जब आप आ चुके थे राजस्थान तो आप यहाँ क्यों नहीं आए? दादाजी के साथ सभी को इस सवाल का जवाब सुनना था, क्योंकि सभी जानते थे कि रुद्रम सिर्फ दादाजी के ही सवालों का जवाब देगा। अभी सबके दिमाग में यही बातें चल रही थी कि तभी सभी के कानों में एक कर्कश आवाज सभी के कानों में पड़ती है, मैं यहाँ अपने प्राइवेट विला में रुका हुआ था दादाजी, मुझे कुछ काम था और मैंने सोचा उसे काम को पहले खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद घर आते हैं। रुद्रम का जवाब सुनकर दादाजी पुरसुकून के साथ गहरी सांस लेते हैं और सभी को देखते हुए अपनी नजरें अपनी बड़ी बहू अस्वस्तिका जी की तरफ करते हैं और उनसे कहते हैं, बड़ी बहू डिनर का वक्त हो गया है, चलिए डिनर लगाए। 10 बजे तक तो सभी राठौर विला में डिनर कर लेते थे, लेकिन आज अभिनंदन जी को आने में देर हो गई थी, इसलिए सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इसलिए अभी 11:30 बज चुके थे और राठौर परिवार का एक रूल था कि सब लोग एक साथ में ही खाना खाएंगे। इसलिए सभी लोग एक दूसरे का इंतजार करते थे और घर का रूल भी था कि सारे मर्द 10 बजे से पहले घर में आ जाएं, और ताकि घर के 10 बजे तक सभी लोग खाना खा सके और घर की औरतें जो सुबह भर से उठी रहती है उनको भी आराम करने का वक्त मिल जाए। लेकिन कभी कभार देरी हो जाती है, इसलिए दादाजी भी यह चीज पर सख्ती नहीं करते थे इतनी। खैर, सभी लोग अपने कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा देते हैं। डाइनिंग टेबल भी काफी बड़ा था। राठौर परिवार राजस्थान का बड़ा रईसी परिवार था।
सभी लोग एक एक करके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और सभी लोग एक साथ शांति के साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सब लोग लिविंग हॉल में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद जब सब घड़ी में वक्त देखते हैं तो 12 बज चुके थे, 12 के पर ही हो रहे थे। इसलिए सभी अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा देते हैं। रुद्रम भी अपना कम थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ा देता है। राठौर हवेली में थर्ड फ्लोर किसी और का नहीं रुद्रम का था। उसे फ्लोर पर शिवाय स्वस्तिका जी के जाने के अलावा किसी और की जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि रुद्रम को पसंद नहीं था कि उसकी प्राइवेसी में कोई भी खलल करे। इसलिए वहां पर बस 3 ही रूम था, एक रूम जिसमें पेंटिंग और म्यूजिक रूम दोनों था और दूसरा रुद्रम का बेडरूम था और तीसरा रुद्रम का जिम रूम था। रुद्रम अपने रूम में जाता है और जाकर सबसे पहले फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वह वापस अपने रूम में आता है और लेते ही वह किसी गहरी सोच में डूब जाता है। वही अभिनंदन जी और अस्वस्तिका जी का रूम। अभिनंदन जी इस वक्त व्हाइट कुर्ते और पजामे में थे और अस्वस्तिका जी इस वक्त मैरून कलर की नाइटी में थी। और अभिनंदन जी इस वक्त अस्वस्तिका जी को गले लगाए हुए थे और अस्वस्तिका अभिनंदन जी को खुद से दूर कर रही थी। लेकिन अस्वस्तिका जी के काफी कोशिश करने के बाद भी अभिनंदन जी उससे दूर नहीं हो रहे थे। इसलिए अस्वस्तिका जी अभिनंदन जी को उनकी मनमानी करने देती हैं कि तभी भी उनके रूम में कोई बेधड़क चला आता है और अपने सामने का नजारा देखकर तुरंत पलट जाता है और वापस उस रूम से निकालकर अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देता है। वही थोड़ी देर बाद अस्वस्तिका जी अपने सामने खड़े अभिनंदन जी को देख रही थी, जो मासूम सी शक्ल बनाए उन्हें देख रहे थे और एक जगह पर खड़े हुए थे। स्वस्तिका जी अभिनंदन जी की देखते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में कहती है, बूढ़े हो गए हैं लेकिन अभी भी रोमांस करने का भूत नहीं उतरा है आपका। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी करने की उम्र है और यह खुद अभी जवानी में जी रहे हैं। अभिनंदन की नाराजगी से अस्वस्तिका जी की तरफ देखते हैं और आगे की बात कहते हैं, जिससे अस्वस्तिका जी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अभिनंदन की नाराजगी से अस्वस्तिका जी की तरफ देखते हैं और उनके करीब बढ़ते हुए अपनी बात कहते हैं, बीवी मैं तो अभी भी जवान हूँ और मेरे अंदर अभी भी इतना स्टेमिना है कि मैं तुम्हें रात भर खुद का नाम बोलने पर मजबूर कर सकता हूँ। अस्वस्तिका जी अभिनंदन जी की बात सुनकर उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह समझ गई थी कि अभिनंदन जी के कहने का मतलब क्या है। वही अस्वस्तिका जी अभिनंदन जी तरफ देखते हुए अपने मन में बोलती है, उम्र हो गई है लेकिन अभी भी रोमांस पूरा करना आता है। बेशर्मी तो देखो, इनकी आए बड़े खाने वाले, अभी भी तुम्हें खुद का नाम लेने पर मजबूर कर सकता हूँ रात भर हो। अभिनंदन जी अस्तिक जी की तरफ देखते हुए वैसे ही बेशर्मी भरे लहजे में बोले, जाने मन मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, अपने बेटे को अभी भी छोटा भाई दे सकता हूँ, इतना स्टेमिना है मुझ में। अस्वस्तिका जी गुस्से में अभिनंदन जी को तरफ देखती है। अभिनंदन जी अस्वस्तिका जी की आंखें देखकर एक पल के लिए डर जाते हैं और वह अपने आप को मजबूत बनाते हुए कुछ कहते हैं कि अगले ही पल अस्वस्तिका जी बेड से एक पिलो उठाती हैं और अभिनंदन जी की तरफ फेंकती हैं और अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर अभिनंदन जी की तरफ घूर कर देखते हैं। और अभिनंदन जी बेचारगी से अस्वस्तिका जी की तरफ देखते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अभिनंदन जी से हिलाकर रूम से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अस्वस्तिका जी कुछ पल तक उसे दिशा में देखती है जिस दिशा से अभिनंदन जी गए थे और अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उनके गालों पर लालिमा छा जाती है। वह जानती थी कि अभिनंदन जीवन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अभिनंदन जी और अस्वस्तिका जी की लव मैरिज हुई थी और उनका प्यार आज भी कायम था। दोनों ने अपना फिगर बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। उन दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि उनके बेटे भी इतने बड़े बड़े होंगे। वही अस्वस्तिका जी, जिनकी उम्र 50 से 55 के बीच में थी, लेकिन उनके फिगर और उनकी खूबसूरती को देखकर लगता था कि वह आज भी 40 से 45 साल की है। वही अभिनंदन जी जो 55-60 साल की उम्र में थे, उनकी उम्र 50 से 55 के बीच में लगती थी। आज भी वह जवान थे। अब उम्र की बात कर लेते ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। दयानंद सिंह राठौड़, इनकी उम्र तकरीबन 77 साल। सरस्वती सिंह राठौड़, उनकी उम्र 74 साल। अभिनंदन जी, इनकी उम्र 57 साल है और उनकी बेगम साहिबा की उम्र 55 साल है। सक्षम जी की उम्र 55 साल है और उनकी बेगम साहिबा की उम्र 53 साल है। स्वाति सिंह रायजादा, उनकी उम्र 55 साल है। शुभम सिंह रायजादा, इनकी उम्र 58 साल है। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। बाकी यह सक्षम जी की जोड़ीदार है, मतलब सक्षम जी और स्वामी जी ट्विंस है।
अभिराज जी 53 साल के हैं और उनकी बेगम साहिबा 50 साल की है। अर्जुन जी 51 साल के हैं, तो उनकी बेगम साहिबा 48 ईयर्स की। लिसन एवरीवन, परिवार का फिर लंबा हो गया, इसलिए हमने सोचा कि एक लोगों को हटा दिया जाए, तो कौशल्या जी को हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि मतलब काफी लंबा परिवार हो जा रहा है और इतना लंबा मतलब कैरेक्टर में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अभिनंदन जी के 5 बच्चे हैं और 4 लड़का 1 लड़की है, ठीक। और लड़की का नाम स्वाति सिंह रायजादा है, जिनकी रायजादा फैमिली में शादी हुई थी और इनका अब अपने परिवार से ताल्लुक है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। और बाकी के बच्चों की उम्र की बात कर ली जाए तो सबसे पहले हमारे हीरो रुद्रम सिंह राठौड़, उनकी उम्र 28 साल है, और इसके बाद अहीर सिंह राठौड़, उसकी उम्र 25 साल है। सक्षम जी के भी 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं और लड़कों का नाम विराज और कृष्णा है। विराज की उम्र 26 साल है और कृष्ण की उम्र 24 साल है। अभिराज जी की 2 बेटियां हैं, एक लड़की जिसकी उम्र 23 साल है, उसका नाम श्रेया है, और दूसरी जिसकी उम्र 21 साल है, वह पूर्वी है। और अर्जुन जी अर्चना जी का एक बेटा है जिसकी उम्र 18 साल है और उसका नाम है वैभव सिंह राठौर। आई होप आप सबको ये क्लेरिफिकेशन हो चुकी होगी सब चीज को लेकर, और हमें ये चीज भी क्लियर कर दी है कि इन लोगों की सिर्फ एक बहन है, वह है स्वाति सिंह रायजादा परिवार की है, और अब यहाँ काम ही आना जाना होता है उनका, वह भी आपसी दुश्मनी के कारण। बात कर ली जाए अब पढ़ाई की, तो रुद्रम ने बिजनेस स्टडी की है और वह पूरा राठौर अंपायर संभालता है। और दूसरे नंबर पर राजावत अंपायर आता है और तीसरे नंबर पर रायजादा इंडस्ट्री आती है। अहीर ने लॉयर की स्टडी की है और वह राजस्थान का सबसे बड़ा लॉयर है। उसके बाद विराज राजस्थान का सबसे बड़ा डॉक्टर है, क्योंकि उसने डॉक्टर की पढ़ाई की है। और थर्ड कृष्णा अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है, उसके साथ वह ऑफिस वर्क में थोड़ा बहुत है। और दोनों लड़कियां, श्रेया ने अपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और इसका एक बुटीक है और उसकी एक कंपनी है जो काफी अच्छे कपड़े बनाती है, और पूर्वी वह अभी स्टडी अपनी कर रही है, उसे इन सब से हटके सिंगर बनना है, क्योंकि उसे स्टडीज वगैरह में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। अब आते हैं कहानी पर, बहुत हो गया सबका इंट्रोडक्शन, बहुत हो गया। स्वस्तिका जी अपने रूम में अभिनंदन जी के जाने के बाद बेड पर लेट जाती है और वैसे ही सो जाती है। उन्होंने रूम के डोर को लॉक नहीं किया था, जिससे अभिनंदन जी आ जाए, बाहर न रहना पड़े उनका। वहीं दूसरी तरफ सक्षम जी अपनी वाइफ सरला जी के गले लगे हुए लेते थे और साला जी की अपने हस्बैंड के गले लगे हुए लेती थी। अचानक की उनको अपनी कमर पर एक गुदगुदी का एहसास होता है और वह घर कर सक्षम जी को देखते हैं। सक्षम जी कुछ हरकत करते उससे पहले ही सरला जी उन्हें रूम से बाहर जाने को कहते हैं और वह भी काफी गुस्से में थे। आखिर सक्षम जी उनके साथ कोसी कोसी होने की कोशिश कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि सरला जी का तीज का व्रत है, और फिर भी सक्षम जी को सरल जी के साथ रोमांस करने का सोचा था। वही हाल इनका भी हुआ जो अभिनंदन जी का हुआ था, उनको भी उनके रूम से निकला था स्वस्तिका जी ने, और यहाँ भी सरला जी सक्षम जी को अपने रूम से निकाल देती हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिराज जी का रूम, आलिया जी इस वक्त बेड पर बैठे कुछ कपड़े समेट रही थी और वही अभिराज जी उनके पीछे खड़े थे, और वह अपनी आंखों में प्यार भरा एहसास लिए आलिया जी को पीछे से बाहों में भर लेते हैं, और आलिया जी जो काम में बिजी थी वह उनके ऐसे बाहों में पकड़ने से चीहू उठती है। और वही अभी रात की उन्हें अपनी बाहों में समय पीछे से ही उनके नेक पर अपनी सर रखकर और आलिया जी के पेट पर अपनी पकड़ कर देते हैं और उनके गर्दन पर अपना सर रखकर वह थोड़ा सा रोमांस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे अनजान की आलिया जी गुस्सा आ रहा था उनको, और वह अपना हाथ ले जाकर अभिराज जी के हाथ की तरफ रखनी है और झटके से अपने आप को छुड़ाकर घर कर अभिराज जी को देखते हैं। बदले में अभिराज जी अपना कदम एक और आगे बढ़ते कि उनके हाथ में एक तकिया और एक चद्दर आती है, और बदले में आलिया जी घूरते हुए उनको वैसे ही खड़ी रहती है जब तक अभिराज जी उसे रूम से निकल नहीं जाते। उनके जाने के बाद आलिया की डोर को अच्छे से लॉक करती हैं। लॉक करने के बाद वह अपना काम सबमिट कर बेड पर लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन जी का कमरा का माहौल ही अलग था। इस वक्त अर्चना जी ने एक सिल्क नाइटी पहनी थी और वह अपना बाल समेटे हुए मिरर टेबल के सामने बैठी हुई थी, और उनके पीछे ही अर्जुन जी बैठे हुए थे जो फोन लेकर बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें बराबर अपनी बीवी अर्चना जी पर थी और वह चोर निगाहों से अर्चना जी को देख रहे थे। अर्चना जी भी मीरा टेबल से अर्जुन जी की सारी हरकतें देख रही थी। उनके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वह जल्दी अपनी मुस्कुराहट को छुपा लेती है और वैसे ही अपने बालों को कंघी करती है और फिर अपनी जगह से खड़ी होती है।
वह जब खड़ी होती है तो अर्जुन जी पीछे से आकर उनको अपनी बाहों में भर लेते हैं और ऐसे बाहों में पकड़े जाने पर अर्चना जी थोड़ा कर्मा साथी है, लेकिन अर्जुन जी उनको नहीं छोड़ते, जिसके बदले में अर्चना की गहरी सांस लेती है और अर्जुन जी से कहती हैं, अर्जुन प्लीज मुझे छोड़िए, ये कोई उम्र है आपकी रोमांस करने की। अर्जुन जी वैसे ही अर्चना जी को बाहों में थामे हुए रहते हैं और वैसे ही बाहों में थामे हुए काफी प्यार से कहते हैं, कम ऑन अर्चना, ऐसे मत बोलो वरना रात भर मेरी बाहों के नीचे लेटे तुम मेरा नाम देते हुए अपनी पूरी रात गुजरोगी। अर्जुन जी की बात सुनकर अर्चना जी गुस्से से अर्जुन जी को देखने लगती है और फिर बदले में उन्हें धक्का देते हुए कहती है, अर्जुन बिहेव योरसेल्फ, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम बूढ़े हो रहे हो, बुढ़ापे में जवान चढ़ रही है क्या। अर्चना जी की बात सुनकर अर्जुन जी मासूम नजरों से अर्चना जी को देखते हैं, लेकिन उनकी नजरों का कोई फायदा नहीं होता। अर्चना जी वैसे ही अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहती है, अर्जुन आपका दिमाग खराब हो चुका है, आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और वैसे भी मेरा फास्ट है और मुझे कल फास्ट कंप्लीट करना है, इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि प्लीज इस रूम से भी चले जाएं, क्योंकि मुझे पता है रात के वक्त आपका हाथ आपके बस में नहीं रहता है। अगले ही पल अर्चना जी अर्जुन जी की हाथों में एक तकिया और एक ब्लैंकेट थमाकर उन्हें रूम से बाहर निकाल देती है और रूम का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद कर लेते हैं। वही अर्जुन जी अपने रूम से निकलने के बाद अपनी नजरें इधर राइट साइड तरफ देखते हैं तो उनके भाई खड़े थे, जिनके हाथों में तकिया और पतली सी चादर थी और वह लोग गुस्से भरी नजरों से दरवाजे को देख रहे थे अपने रूम के, जो अब लॉक था पूरी तरह से। ये देखो गहरी सांस लेते हैं और एक दूसरे को देखकर नागवरी में सर हिलाकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वही सेकंड फ्लोर पर खड़े कृष्णा, विराज और राहिल, श्रेया और पूर्वी यह सब नजारा देखकर हंस रही थी, क्योंकि अक्सर यही होता था, उनके फादर रोमांस के मूड में होते थे और उनकी माँ अपने हस्बैंड को रूम से निकाल देती थी। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बनी रहिए है मेरे साथ। बी टेक केयर। 34 रेहान के मन की उलझन। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन जी का कमरा का माहौल ही अलग था। इस वक्त अर्चना जी ने एक सिल्क नाइटी पहनी थी और वह अपना बाल समेटे हुए मेरे टेबल के सामने बैठी हुई थी और उनके पीछे ही अर्जुन जी बैठे हुए थे, जो फोन लेकर बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें बराबर अपनी बीवी अर्चना जी पर थी और वह चोर निगाहों से अर्चना जी को देख रहे थे। अर्चना जी भी मीरा टेबल से अर्जुन जी की सारी हरकतें देख रही थी। उनके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वह जल्दी अपनी मुस्कुराहट को छुपा लेती है और वैसे ही अपने बालों को कंघी करती है और फिर अपनी जगह से खड़ी होती है। वह जब खड़ी होती है तो अर्जुन जी पीछे से आकर उनको अपनी बाहों में भर लेते हैं और ऐसे बाहों में पकड़े जाने पर अर्चना जी थोड़ा कर्मा साथी है, लेकिन अर्जुन जी उनको नहीं छोड़ते, जिसके बदले में अर्चना की गहरी सांस लेती है और अर्जुन जी से कहती हैं, अर्जुन प्लीज मुझे छोड़िए, ये कोई उम्र है आपकी रोमांस करने की। अर्जुन जी वैसे ही अर्चना जी को बाहों में थामे हुए रहते हैं और वैसे ही बाहों में थामे हुए काफी प्यार से कहते हैं, कम ऑन अर्चना, ऐसे मत बोलो वरना रात भर मेरी बाहों के नीचे लेटे तुम मेरा नाम देते हुए अपनी पूरी रात गुजरोगी। अर्जुन जी की बात सुनकर अर्चना जी गुस्से से अर्जुन जी को देखने लगती है और फिर बदले में उन्हें धक्का देते हुए कहती है, अर्जुन बिहेव योरसेल्फ, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम बूढ़े हो रहे हो, बुढ़ापे में जवान चढ़ रही है क्या। अर्चना जी की बात सुनकर अर्जुन जी मासूम नजरों से अर्चना जी को देखते हैं, लेकिन उनकी नजरों का कोई फायदा नहीं होता। अर्चना जी वैसे ही अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहती है, अर्जुन आपका दिमाग खराब हो चुका है, आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और वैसे भी मेरा फास्ट है और मुझे कल फास्ट कंप्लीट करना है, इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि प्लीज इस रूम से भी चले जाएं, क्योंकि मुझे पता है रात के वक्त आपका हाथ आपके बस में नहीं रहता है। अगले ही पल अर्चना जी अर्जुन जी की हाथों में एक तकिया और एक ब्लैंकेट थमाकर उन्हें रूम से बाहर निकाल देती है और रूम का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद कर लेते हैं। वही अर्जुन जी अपने रूम से निकलने के बाद अपनी नजरें इधर राइट साइड तरफ देखते हैं तो उनके भाई खड़े थे, जिनके हाथों में तकिया और पतली सी चादर थी और वह लोग गुस्से भरी नजरों से दरवाजे को देख रहे थे अपने रूम के, जो अब लॉक था पूरी तरह से। ये देखो गहरी सांस लेते हैं और एक दूसरे को देखकर नागवरी में सर हिलाकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वही सेकंड फ्लोर पर खड़े कृष्णा, विराज और राहिल, श्रेया और पूर्वी यह सब नजारा देखकर हंस रही थी, क्योंकि अक्सर यही होता था, उनके फादर रोमांस के मूड में होते थे और उनकी माँ अपने हस्बैंड को रूम से निकाल देती थी।
आज भी वही हुआ, आज भी उन सभी के अंदर अपनी बीवी के प्रति रोमांस का कीड़ा जगा और उनकी बीवियों ने उनका रूम से निकाल दिया। वह इसलिए निकल क्योंकि कल तीज का व्रत रखा था सभी ने और उनके हस्बैंड करने वाले थे, इसलिए उनको मजबूरन अपने रूम से निकलना पड़ा। क्योंकि वह भी जानती है अगर उनके हस्बैंड एक बार मूड में आ जाए तो दोबारा उन लोगों को रोकना नामुमकिन था और वह लोग भी जाया करते थे अपने हस्बैंड के साथ, इसलिए थोड़ा सा ख्याल करते हुए वह लोग अपने रूम से निकाल देते हैं उन लोगों को। वही सारे मर्द इकट्ठा होकर एक दूसरे को देखते हैं और फिर नागुरी से कर हिलाते हुए अपने भारी कदमों के साथ गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाते हैं और वही सेकंड फ्लोर पर खड़े उनके बच्चे उनको देखकर मुस्कुराते हैं और अपने पापा के गेस्ट रूम में जाने के बाद उसे सभी खुलकर हंस पड़ते हैं, क्योंकि वह सभी जानते थे कि कितनी मुश्किल से उन्होंने खुद को और खुद की हंसी को कंट्रोल कर रखा था। असल में सब इसलिए खड़े थे क्योंकि पूर्वी अपने घर में भाई बहनों में सबसे छोटी थी, तो इसलिए वह अपनी बड़ी माँ के रूप में जाती है, उसे कुछ काम था वही गई थी अभिनंदन जी और स्वस्तिका जी के रूप में। जब अभिनंदन जी स्वस्तिका जी को गले लगाए हुए खड़े थे, वह जो बाहर आती है तो उसे उसकी बड़ी बहन मिल जाती है और वह अपनी बड़ी बहन से बताती है और हंसने लगती है और उसके बाद फिर सभी भाई बहन इकट्ठा होकर मतलब देख रहे थे कि वह लोग जानते थे कि हर बार यही होना है, हर बार उनके दादा लोग को उनकी माँ अपने रूम से निकाल देती, क्योंकि जब जब उन लोगों का कीड़ा रोमांस का जगत था तब तक उन्हें रूम से निकल जाया करता था। वही सब हंस के एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने रूम में चले जाते हैं। श्रेया जब अपने रूम में आती है तो वह सबसे पहले अपना फोन चेक करती है और फोन पर आए मैसेज को देखकर वह मुस्कुराती है और कुछ वक्त तक मुस्कुराते हुए वैसे ही बात करने लगती है और बात करने के बाद वह अपना फोन साइड टेबल पर रखकर वैसे ही सो जाती है, क्योंकि श्रेया ने भी आज तीज का व्रत रखा हुआ था। ये बात घर में किसी को नहीं पता थी। वहीं दूसरी तरफ राजावत हवेली में इस वक्त सभी लोग, सभी जेंट्स मतलब अपना डिनर करके अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और सारी लेडीज पहले से ही वही थी, सुबह होने वाली पूजा की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सुबह में सारी पूजा होनी थी और सुबह में ही उन लोगों को अपना व्रत भी खोलना था, तो उसी के लिए सारी तैयारियां हो रही थी। अब आ जाते हैं राजावत फैमिली के, थोड़ी इंट्रोडक्शन एक बार फिर से हो जाए। राजवर्धन राजावत, उनकी उम्र भी तकरीबन 75 साल है और उनकी बीवी सुनंदा राजवर्धन राजावत, उनकी उम्र 72 साल है। अखंड राजावत, उनकी उम्र 56 है और उनकी बेगम साहिबा आकृति की उम्र 53 है। इनको भी दो बच्चे हैं, एक अस्तित्व राजावत और दूसरा उनकी बेटी आस्था राजावत। अस्तित्व की उम्र तकरीबन 28 साल है और आस्था की उम्र 24 साल है। ओमकार राजावत, इनकी उम्र 54 है और उनकी बेगम साहिबा सोनाली राजावत की उम्र 52 है। इनकी एक ही बेटी है और वह है मीरा राजावत, जिसकी उम्र 23 साल है। आयुष्मान राजावत, इनकी उम्र 53 है और उनकी बेगम साहिबा अर्पित की उम्र 50 है और उनके दो बच्चे हैं ऋषभ और अभिषेक। इन दोनों की उम्र तकरीबन 1 साल का डिफरेंस है, जहां 27 साल का अभिषेक है और 26 साल का ऋषभ है। आई होप आप सबको उम्र और नाम क्लियर हो गए होंगे सबके। इससे पहले वाले चैप्टर में राठौर फैमिली का इंट्रोडक्शन और उम्र क्लियर कर दिया था और अभी इस चैप्टर में यह चीज क्लियर कर दी है। और कहानी में हम बता दें कि आगे चलकर बुआ जी का भी जिक्र होगा, उनके बच्चों का भी जिक्र होगा, इसलिए कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। अब आते हैं कहानी पर। सभी जेंट्स डिनर करके अपने रूम में जा चुके थे और वही अस्तित्व का रूम, अस्तित्व अपने रूम में बैठा अपने फोन चला रहा था। इस दौरान उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और वह अपने फोन में देखते हुए मुस्कुरा रहा था। कुछ ही वक्त में वह फोन अपने साइड में रखकर अपना लैपटॉप उठा लेता है और उसमें अपना काम करने लगता है। आस्था के रूम में इस वक्त आस्था अपने बेड पर बैठी थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी। पुलिस स्टाफ, वह काफी कुछ चीज सोच रही थी जो शायद उसके दिमाग पर गहरा असर कर रही थी और इस दौरान उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बार बार आ रही थी और हर बार गहरी होती जा रही थी। वही नंदनी अपने रूम में बैठी थी और इस वक्त वह अपने सर की पट्टी खोलकर मिरर के सामने बैठी थी और अपने चोट के निशान को देख रही थी। इस वक्त उसके चोट का निशान दिख रहा था, लेकिन मेरा अपने हाथ में एक ट्यूब लेकर बैठी थी। वह ट्यूब एक मेडिसिन थी जो अस्तित्व ने उसे लाकर दी थी, यह कहकर कि वह इस दवा को लगाएगी तो जो दाग था वह भी है जाएगा। मेरा उसे दवाई को अपने माथे पर लगती है और फिर एक नज़र खुद को देखकर गहरी सांस लेती है और अपने कदम बालकनी की ओर बढ़ा देती है। बालकनी की तरफ जाकर नंदनी वही झूले पर बैठ जाती है और उसे चांद को निहारने लगती है। नंदनी का अब रोज का हो गया था, वह डिनर करने के बाद अक्सर यही रहा करती थी। उसे शांति भारी जगह में उसे सुकून मिलता था।
और वह पेंटिंग जो रुद्रम की उसने बनाई थी वह आज भी उसी जगह रखी हुई थी और पूरी तरह से सूख गई थी। नंदिनी उसे पेंटिंग को काफी गौर से देख रही थी, न जाने वह क्या सोच रही थी यह वही जाने, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वह काफी कुछ सोच रही है। नंदिनी वैसे ही पेंटिंग को देखते देखते हुए उसकी आंख भरी हो जाती है और वह वैसे ही झूले पर सो जाती है। दूसरी तरफ रायजादा इंडस्ट्री में कम से कम 40 वाले की बिल्डिंग थी वह, और 39 फ्लोर पर एक केबिन था। उसके बिन में 10 CEO केबिन लिखा हुआ था और केबिन के अंदर का माहौल बिल्कुल गम था और वहां की रखी हुई सारी चीज काफी एक्सपेंसिव थी और उसके बिन में बैठा एक शख्स काफी तेजी से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चल रहा था और उसकी आंखें हद से ज्यादा गुस्से से लाल थी और वह काफी तेजी के साथ काम करने लगता है। कुछ ही वक्त में वह लैपटॉप की स्क्रीन को घूमते हुए गहरी सांस लेता है और अपनी चेयर से उठकर उसे ग्लास विंडो की तरफ चला जाता है। विंडो के पास जाकर वह पूरा राजस्थान का नजारा देख रहा था। यह कोई और नहीं रेहान था जो कुछ दिन पहले ही राजस्थान आया था। राजस्थान में उसकी पूरी फैमिली रहती थी। रेहान रायजादा फैमिली से बिलोंग करता था और यह वही रायजादा फैमिली है जी फैमिली में राठौर फैमिली की बेटी की शादी हुई थी। सिर्फ नाम के ही समझे थे रायजादा फैमिली और राठौर फैमिली, लेकिन इनमें समाधि जैसा कुछ भी नहीं था। इनके बीच पनपती बरसों पुरानी दुश्मनी आज भी कायम थी और ये दुश्मनी की क्या वजह थी किसी को नहीं मालूम था, सिवाय घर के बड़े बुजुर्गों के। पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुश्मनी आज भी चलती चली आ रही थी और यही हाल था कि रायजादा परिवार की राजावत परिवार से भी दुश्मनी हो गई। जब राठौर फैमिली और रायजादा फैमिली रिश्ते में बंधी तो सबको यूं ही लगा कि अब दुश्मनी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जैसे दुश्मनी और बढ़ गई थी। हाँ, उससे पहले दोस्ती का माहौल हुआ करता था। बरसों पुरानी दुश्मनी को भूलकर राजावत फैमिली के हेड राजवर्धन राजावत और राठौर फैमिली के हेड दयानंद सिंह राठौर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था रायजादा फैमिली की तरफ, लेकिन ये दोस्ती सिर्फ कुछ ही पलों की थी और उसके बाद फिर से वही दुश्मनी कायम हो गई। इस बार हद से ज्यादा कायम हो गई। कहने को तो दयानंद जी ने अपनी बेटी दी थी रायजादा फैमिली में, लेकिन समाधि वाला उन्होंने कभी कोई रिश्ता नहीं रखा राठौर फैमिली से। राठौर फैमिली से अगर फर्क पड़ा तो उसका असर राजावत फैमिली पर भी दिखा, इसलिए राठौर फैमिली और राजावत फैमिली रायजादा फैमिली से अलग हो गए। खैर, रेहान अपने ऑफिस में बैठा राजस्थान को देख रहा था। उसे भी इनविटेशन आया था, राजस्थान के होने वाले हुकुम शाह ने भेजा था। वह जानता था कि राठौर फैमिली भी वहां मौजूद रहेगी और राजावत फैमिली भी रहेगी, लेकिन हाँ, इन सब में एक खास बात यह थी कि उन्होंने आपसी दुश्मनी की वजह से बिजनेस में किसी चीज का फर्क पड़ने नहीं दिया था। उनकी आपसी दुश्मनी की वजह से उनकी बिजनेस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए पार्टी होती थी तो सभी शामिल होते थे ताकि किसी को यह ना लगे कि राजस्थान के राजघराने में ताल्लुक रखने वाली इतनी बड़ी बड़ी फैमिली के बीच आपसी मतभेद है। राजस्थान रेहान इसलिए भी आया था कि उसे हुकुम सा इनविटेशन भेजा था। राठौर फैमिली राजस्थान की सबसे बड़ी और उच्च घराने की फैमिली थी और इन्हीं का सिक्का चलता था राजस्थान पर। उनके बाद अगर किसी की हुकूमत होती तो वह राजावत फैमिली की होती और उसके बाद कहीं जाकर रायजादा परिवार आता था। रेहान अपनी केबिन में मौजूद राजस्थान के नज़ारे को देख रहा था। इस वक्त रात हो चुकी थी और आसमान में चांद तारों के साथ आया हुआ था और पूरे राजस्थान में एक शांति पसरी हुई थी और इस शांति में रेहान का दिल बेतहाशा शोर कर रहा था। न जाने क्यों उसे जब से पता चला था कि मीरा एक रॉयल प्रिंसेस है तब से वह न जाने क्यों मीरा के बारे में ही सोच रहा था। खैर, उसने कभी नंदिनी पर ध्यान दिया ही नहीं था पहले, अभी वह ध्यान नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि आपसी परिवार में दुश्मनी है, लेकिन वह इन दुश्मनी के बीच नहीं आना चाहता था। वो जानता था कि राठौर परिवार उसका अपना परिवार है, लेकिन उसके दादाजी के आगे, उसके पिताजी के आगे कहाँ किसी की चलती थी। खैर, रेहान एक नज़र उसे राजस्थान को पूरे देखकर अपनी नज़र वापस के दिन की तरफ करता है और अपने कदम के बिन से निकाल कर लिफ्ट की ओर बढ़ता है। उसके साथ इस वक्त उसके बॉडीगार्ड और उसका पर्सनल असिस्टेंट रोहन था और उसका बॉडीगार्ड भी उसके साथ ही चल रहा था। कुछ वक्त में वह लोग ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं और रेहान अपने कदम अपनी कार की तरफ बढ़ा देता है। रेहान अपनी कार की पीछे वाली बैक सीट पर बैठा हुआ था और पैसेंजर सीट पर रोहन था और ड्राइविंग सीट पर इस वक्त बॉडीगार्ड था उसका एक, और रेहान की कार के पीछे 2-3 कार और चल रही थी। रेहान अपनी आंखें बंद किया अपनी कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था कि उसके आंखों के सामने अब तक जो जो भी हुआ वह सब सीन घूमने लगा था।
नंदनी का उसके प्यार में पड़ने, नंदनी का रेहान के आगे पीछे घूमना और जहां रेहान दिखे उसे चिपकती रहना, और रेहान उसे इसलिए भी ठुकराता था क्योंकि नंदनी के बारे में उसे कुछ नहीं पता था और उसे वक्त मीरा अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मुंबई में रह रही थी। आइडेंटिटी के साथ साथ वह अपना रंग रूप भी छुपा कर रह रही थी। यह भी एक बड़ी वजह थी कि पहले बुक अपने डार्क कलर के पीछे अपना गोरा रंग छुपा कर रखती थी, इस वजह से भी रेहान उससे बहुत ज्यादा चढ़ता था। लेकिन खैर, जब से नंदनी अपने असली रंग रूप में आई थी, एक बार भी उसने रेहान की तरफ पलटकर नहीं देखा था और ना ही रेहान के बारे में किसी से भी जिक्र किया था और ना ही रेहान की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखी थी। यही चीज ना जाने क्यों रेहान के मन में सवाल पैदा कर रहा था। लेकिन वह इन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहता था, वह इन सभी चीजों को इग्नोर करना चाहता था। लेकिन उसके मन से यह बात निकल ही नहीं रही थी, वह चाह कर भी निकल नहीं पा रहा था। आखिर क्या होगा रेहान का और किसी नतीजे पर पहुंचेगी रेहान। वेल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। 35 रेहान के ख्यालों में नंदनी। आगे। खैर, रेहान अपने ऑफिस में बैठा राजस्थान को देख रहा था। उसे भी इनविटेशन आया था, राजस्थान के होने वाले हुकुम सा ने भेजा था। वह जानता था कि राठौर फैमिली भी वहां मौजूद रहेगी और राजावत फैमिली भी रहेगी, लेकिन हाँ, इन सब में एक खास बात यह थी कि उन्होंने आपसी दुश्मनी की वजह से बिजनेस में किसी चीज का फर्क पड़ने नहीं दिया था। उनकी आपसी दुश्मनी की वजह से उनकी बिजनेस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए पार्टी होती थी तो सभी शामिल होते थे, ताकि किसी को यह ना लगे कि राजस्थान के राजघराने में ताल्लुक रखने वाली इतनी बड़ी बड़ी फैमिली के बीच आपसी मतभेद है। राजस्थान रेहान इसलिए भी आया था कि उसे हुकुम सा इनविटेशन भेजा था। राठौर फैमिली राजस्थान की सबसे बड़ी और उच्च घराने की फैमिली थी और इन्हीं का सिक्का चलता था राजस्थान पर। उनके बाद अगर किसी की हुकूमत होती तो वह राजावत फैमिली की होती और उसके बाद कहीं जाकर रायजादा परिवार आता था। रेहान अपनी केबिन में मौजूद राजस्थान के नज़ारे को देख रहा था। इस वक्त रात हो चुकी थी और आसमान में चांद तारों के साथ आया हुआ था और पूरे राजस्थान में एक शांति पसरी हुई थी और इस शांति में रेहान का दिल बेतहाशा शोर कर रहा था। न जाने क्यों उसे जब से पता चला था कि नंदनी एक रॉयल प्रिंसेस है, तब से वह न जाने क्यों नंदनी के बारे में ही सोच रहा था। खैर, उसने कभी मीरा पर ध्यान दिया ही नहीं था पहले, अभी वह ध्यान नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि आपसी परिवार में दुश्मनी है, लेकिन वह इन दुश्मनी के बीच नहीं आना चाहता था। वो जानता था कि राठौर परिवार उसका अपना परिवार है, लेकिन उसके दादाजी के आगे, उसके पिताजी के आगे कहाँ किसी की चलती थी। खैर, रेहान एक नज़र उसे राजस्थान को पूरे देखकर अपनी नज़र वापस के दिन की तरफ करता है और अपने कदम के बिन से निकाल कर लिफ्ट की ओर बढ़ता है। उसके साथ इस वक्त उसके बॉडीगार्ड और उसका पर्सनल असिस्टेंट रोहन था, और उसका बॉडीगार्ड भी उसके साथ ही चल रहा था। कुछ वक्त में वह लोग ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं और रेहान अपने कदम अपनी कर की तरफ बढ़ा देता है। रेहान अपनी कार की पीछे वाली बैक सीट पर बैठा हुआ था और पैसेंजर सीट पर रोहन था और ड्राइविंग सीट पर इस वक्त बॉडीगार्ड था उसका एक, और रेहान की कार के पीछे 2-3 कार और चल रही थी। रेहान अपनी आंखें बंद किया अपनी कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था कि उसके आंखों के सामने अब तक जो जो भी हुआ वह सब सीन घूमने लगा था। नंदनी का उसके प्यार में पड़ने, नंदनी का रेहान के आगे पीछे घूमना और जहां रेहान दिखे उसे चिपकती रहना, और रेहान उसे इसलिए भी ठुकराता था क्योंकि नंदनी के बारे में उसे कुछ नहीं पता था और उसे वक्त नंदनी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मुंबई में रह रही थी। आइडेंटिटी के साथ साथ वह अपना रंग रूप भी छुपाकर रह रही थी। यह भी एक बड़ी वजह थी कि पहले बुक अपने डार्क कलर के पीछे अपना गोरा रंग छुपाकर रखती थी, इस वजह से भी रेहान उससे बहुत ज्यादा चढ़ता था। लेकिन खैर, जब से नंदनी अपने असली रंग रूप में आई थी, एक बार भी उसने रेहान की तरफ पलटकर नहीं देखा था और ना ही रेहान के बारे में किसी से भी जिक्र किया था और ना ही रेहान की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखी थी। यही चीज ना जाने क्यों रेहान के मन में सवाल पैदा कर रहा था। लेकिन वह इन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहता था, वह इन सभी चीजों को इग्नोर करना चाहता था। लेकिन उसके मन से यह बात निकल ही नहीं रही थी, वह चाह कर भी निकल नहीं पा रहा था। रेहान की काज का काफिला जाकर रायजादा विला मिलता है। रायजादा हवेली भी राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी हवेली थी। नवंबर 1 पर राठौर हवेली थी, दूसरे नंबर पर राजावत हवेली थी और तीसरे नंबर पर रायजादा हवेली थी। तीनों ही हवेली अपने आप में ही बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही बड़ी जगह में बनाई गई थी। रेहान की कार आकर रायजादा हवेली के आगे रुकती है और रायजादा हवेली का एंट्रेंस गेट ओपन होता है और रेहान की कार आकर रायजादा हवेली की एंट्रेंस गेट पर रुकती है।
रेहान की कार का गेट ओपन होता है और रेहान अपने एटीट्यूड के साथ अपनी कार से उतरता है और अपने कोट के बटन ठीक करते हुए अपना कदम हवेली के अंदर बढ़ा देता है। वह अभी हवेली के अंदर कदम भी रखना कि उससे बूढ़ी मगर दमदार आवाज उसके कान में सुनाई देती है। रेहान अपनी निगाहें उठाकर उस तरफ देखता है तो उसके दादाजी वहां पर खड़े थे जिन्होंने इस वक्त अपने हाथ में एक छड़ी ले रखी थी और उनके चेहरे का तेज आज भी वैसे ही था जैसे उनकी जवानी में हुआ करता था। वह आज भी उनका रुतबा वैसे ही था जैसे पहले था राजस्थान में। अपने चेहरे पर चमक लिए अपनी मूंछों को ताव देते हुए अपने कदम रेहान की तरफ बढ़ा देते हैं और उनके पीछे ही उनकी बीवी थी, जो कि अपने हाथ में आरती की थाल लिए आगे बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह रेहान को देखकर उनके पास जाती है और रेहान के सर पर प्यार से हाथ फिरते हुए रेहान का तिलक करती है और उसकी आरती करने के बाद रेहान अपना कम अंदर रखना है। रेहान अंदर आया था तो उसकी पूरी फैमिली और नताशा की पूरी फैमिली वहीं मौजूद थी। नताशा भी जी सोफे पर रेहान बैठा था उसे सोफे पर जाकर रेहान के बगल में बैठ जाती है और रेहान के हाथ में अपना हाथ डाल लेती है। रेहान भी कुछ नहीं कहता और सामने बैठी अपने दादाजी और दादी जी, अपनी माँ, पापा, चाचा, चाचा, बुआ, फूफा सब पर अपनी गहरी नजर डालता है। तो आ जाते हैं रायजादा परिवार के इंट्रोडक्शन पर। घर के हेड कुलजीत रायजादा, उनकी बीवी नगमा रायजादा। इनके बस 3 ही बच्चे हैं और 2 लड़का और 1 लड़की। इनके बड़े लड़के का नाम है शुभम सिंह रायजादा और उनकी बीवी का नाम है स्वाति सिंह रायजादा। और इनका एक लड़का है और एक लड़की है, वह है रेहान रायजादा। लड़की का नाम है शुभांशी रायजादा। दूसरे भाई का नाम है स्वास्तिक रायजादा और उनकी बीवी का नाम है रूपाली रायजादा। इनको भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम है गौरव रायजादा और लड़की का नाम है सिया रायजादा। बुआ का नाम है माइथ्री मल्होत्रा और उनके हस्बैंड का नाम है मयंक मल्होत्रा। यह मल्होत्रा खानदान की दूसरी बहू है और यह रुद्रम की बुआ की देवरानी है। माइथ्री जी के बस एक ही बेटा है और उसका नाम है अर्नब मल्होत्रा। अर्नब की उम्र तकरीबन 22 साल की है। अब आ जाते हैं सबकी उम्र पर। कुलजीत जी की उम्र 78 साल की है और उनकी बीवी की 75 साल की। कुलजीत जी के बड़े बेटे शुभम जी की उम्र 58 साल की है और उनकी बीवी की उम्र 55 साल की है और रेहान की उम्र 25 साल की है और रेहान की बहन की उम्र 22 साल की है। रेहान के चाचा स्वास्तिक राय ज्यादा की उम्र 55 साल की है और उनकी बीवी रूपाली की उम्र 52 साल की है और गौरव की उम्र 23 साल की है और उसकी बहन सिया की उम्र 20 साल की है। सिया अपने घर में सबसे छोटी थी भाई बहनों में। माइथ्री जी की उम्र 53 ईयर्स की थी और उनके हस्बैंड की उम्र 56 ईयर की है और इन्होंने लव मैरिज की थी। और उनके बेटे अर्नब मल्होत्रा की उम्र तकरीबन 22 साल है। आगे चलकर सिंघानिया फैमिली और मल्होत्रा फैमिली का भी इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन बाद में अभी कहानी पर आते हैं। रेहान अपने सामने बैठे स्वास्तिक जी और शुभम जी को देख रहा था, जिनके चेहरे पर एक घमंड था, एक तेज था और वही घर की औरतें भी अपने कामों में लगी हुई थी। जो स ऑलवेज किचन का खाना मतलब खाना वगैरह वह सब चीज देख रही थी। वही हाल में सहगल परिवार भी मौजूद था और मेरा परिवार भी मौजूद था, सिंघानिया परिवार भी मौजूद था। ये सब आपस में दोस्त थे और रायजादा परिवार सिंघानिया परिवार आपस में समाधि थे, क्योंकि रेहान की दादी के भाई का परिवार था वह, और मेहर परिवार इसलिए क्योंकि रेहान की जो चाचा थी वह मेहरा परिवार से बिलोंग करती थी, इसलिए वह आज यहाँ मौजूद थी। और वही सहगल परिवार तो रेहान का होने वाला ससुराल था, इसलिए वह लोग भी यहाँ मौजूद थे, क्योंकि उन सभी को इन्विटेशन आया हुआ था राजस्थान के होने वाले हुकुम शाह की तरफ से, और इसलिए सभी वहां मौजूद थे क्योंकि पार्टी परसों ही थी। और सभी इस चीज पर डिस्कस करना चाहते थे कि वह जाए कि नहीं। हालांकि जाने का मन तो सभी का था, लेकिन कुलजीत जी का मन नहीं था वहां जाने का, लेकिन उन्हें जाना तो था क्योंकि उन्होंने आपसी दुश्मनी बिजनेस में नहीं आने दी थी। हालांकि बिजनेस में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन फिर भी वह खुश थी कि उनकी कंपनी तीसरे नंबर पर है। खैर, कुछ ही वक्त में खाने का भी वक्त हो जाता है और सभी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और सभी अपना डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद रेहान, शुभम जी, कुलजीत जी और स्वास्तिक जी अपने कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ा देते हैं और नताशा के पापा करणवीर सहगल भी अपने कदम उन लोगों के साथ मिल लेते हैं। और मेरा परिवार के हेड यानी कि रिया मेहरा के पापा अभिजीत मेहरा, वह भी अपने कदम उन्हीं लोगों के साथ स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं।
रेहान स्टडी रूम में आकर अपने किंग साइज चेयर पर बैठ जाता है और इस वक्त उसके सामने डिस्क रखी हुई थी और उसे पर लैपटॉप रखा हुआ था। उसी के साथ कुछ पेपर रखे हुए थे जिनके ऊपर पेपर वेट रखा हुआ था और वह पेपर वेट को रेहान घूम रहा था। उसके सामने उसके दादाजी, उसके पापा, उसके चाचा जी, उसके होने वाले ससुर और उसके मामा जी सभी बैठे हुए थे। सभी के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे और वह सभी कुलजीत जी की तरफ देख रहे थे। कुलजीत जी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त थे। वह रेहान की तरफ देख रहे थे और रेहान की नजरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पेपरवेट पर थी जिसे वह अपनी निगाहों से घूर रहा था। स्टडी रूम में पूरी तरीके से शांति छाई हुई थी और उसे शांति को तोड़ते हुए कुलजीत जी की दमदार आवाज सभी के कान में जाती है, जो उन सभी को कह रहे थे, हम जाएंगे इस पार्टी में और यह मेरा आखिरी फैसला है। उद्धरण चिन्ह। रेहान जो इस वक्त पेपरवेट को अपनी सर्द निगाहों से घूर रहा था, उसकी नजरें अचानक ही अपने दादा पर चली जाती है, जिनकी नजरों में कुछ तो था जो रेहान समझने की कोशिश कर रहा था। रेहान ने अभी तक कुछ अल्फाज नहीं कहा था। अपने दादाजी का फैसला सुनकर वह अपना सर हिला देता है और वही बाकी जेंट्स जो वहां मौजूद थे, कुलजीत जी का फैसला देखकर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बिगड़ जाते हैं, लेकिन जल्द ही अपने एक्सप्रेशन को संभाल कर सभी कुलजीत जी की हाँ में हाँ दिला देते हैं और उसके बाद सभी एक एक करके स्टडी रूम से निकल जाते हैं और अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वही बात की जाए राय ज्यादा हवेली की, तो सबसे पहले लिविंग रूम था जहां सोफा लगा हुआ था, बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे, व्हाइट एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में ये हवेली का पेंट हुआ था। और वही राइट साइड से एक चिड़िया गई थी सेकंड फ्लोर पर और लेफ्ट साइड से भी गई थी एक सीढ़ियां सेकंड फ्लोर पर। लेफ्ट साइड जो था वह रेहान का साइड था और राइट साइड जो एरिया था वह बाकी सब घर वाले वहां रहते थे और रेहान के एरिया में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी, सभी सिवाय उसके माँ के। उसके फ्लो पर उसकी दादी जी भी आ जाती थी, लेकिन मतलब इन दोनों के अलावा शायद ही वह किसी और को आने देता था, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि उसके फ्लो पर कोई भी आए। खैर सभी एक एक करके अपने रूम में चले गए और सभी मेहमान आज राय ज्यादा हवेली में रुके थे, क्योंकि सभी औरतों का कल तीज का व्रत था जो खोलना था उन्हें, और इसलिए सभी यहीं रुक गई थी और सब अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। वही रेहान अपने स्टडी रूम में अभी भी मौजूद था और उसने इस वक्त अपने कोट को उतार कर अपनी उसे किंग साइज चेयर पर टांग दिया था और वह स्टडी रूम की बालकनी की तरफ चला गया, जहां इस वक्त खुली हवा महसूस हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी ताई को लूज किया और फिर उसे बालकनी में दूर पहले उसे अंधेरे को देख रहा था। अचानक ही उसकी नजर चांद की तरफ चली गई। चांद की तरफ उसकी नजर जाते ही अचानक उसकी आंखों के सामने नंदनी का चेहरा आ गया और उसकी नजरें सर्द हो गई। अपने ख्यालों से नंदनी को झटक कर वह वापस से उसे अंधेरे को देखने लगा कि तभी उसे अपने सीने पर पकड़ महसूस हुई। वह जानता था कि यह कौन हो सकता है, इसलिए उसकी आंखें सर्द हो गई और वह तुरंत अपने सीने पर जो हाथ रखा था उसको पकड़कर अपने सामने करता है, तो एक पल के लिए उसकी आंखें ठहर सी जाती है, क्योंकि सामने कोई और नहीं नंदनी थी और नंदनी ने इस वक्त सिंपल सी कुर्ती और प्लाजो पहना हुआ था और मासूम नजरों से रेहान को देख रही थी। वही रेहान कुछ पल के लिए नंदनी की आंखों में खो गया और नंदनी की आंखों में अचानक ही आंसू आ गया और वह आंसू भरी नजरों से रेहान को देखने लगी। रेहान अभी भी एक तक नंदनी को देखे जा रहा था, उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर नंदनी यहाँ क्या कर रही है। रेहान अपना हाथ एक आगे बढ़कर नंदनी को छूता, उससे पहले ही नंदनी नाम आंखों से मुस्कुराते हुए रेहान की तरफ देखकर कहती है, रेहान तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे पास ना आऊं और तुमसे दूर चली जाऊं। देखो आखिर में मैं तुमसे दूर हो ही गई। तुम यही तो चाहते थे ना। रेहान को न जाने क्यों एक बार की बेचैनी होने लगी। वह अपना हाथ बढ़ाकर नंदनी को रोक पाता उससे पहले ही मीरा का अक्स एक धुआं बनकर वहां से उड़ गया और रेहान अपनी नजरें चारों तरफ घूमकर देखता है तो वहां कोई भी नहीं था और रेहाना ये देखकर अपनी आंखें बंद करता है और कुछ वक्त बाद वह अपनी आंखें खोलता है और फिर से उसे अपने सीने पर एक हाथ महसूस होता है और यह महसूस कर ना जाने क्यों रेहान के चेहरे पर छोटी ही सही लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह इस बार न जाने क्यों उसे हाथ को बड़े ही प्यार से पकड़कर अपने सामने करता है, तो सामने वाले शख्स को देखकर उसकी आंखें सर्द हो जाती है और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद ना तो रेहान को थी और ना ही सामने वाले शख्स को। आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए। प्लीज आप लोग पढ़ते हो तो प्लीज प्लीज लाइक भी कर दिया करो, और पढ़ते तो इतने लोग हैं कि पूछो मत, और लाइक बस 15 या 17 ही लोग करते हैं। प्लीज कम से कम लाइक कर दिया करो यार, प्लीज मेरी मेहनत को जय मत करिए, मेरे ऊपर रहम खाए आप लोग, प्लीज लाइक कर दिया करिए प्लीज। इस मासूम सी लेखक का दिल मत तोड़ो यार आप लोग, प्लीज कर दिया करो लाइक और कमेंट।
दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।